हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदर स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, स्पेशली यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको प्रस्तुत किया जा रहा है एम अली के द्वारा। मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, हैदर स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि कोटोपैक्सी है क्या? क्वेश्चन में ही बताया जा रहा है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, क्या ये सिसिली में है, हवाई में है, इंडीज में है या फिर रॉकीज में है? तो दोस्तों अगर मैं कोटोपैक्सी की बात करूं तो ये दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के एंडीज पर्वत पर स्थित ज्वालामुखी है। दोस्तों एंडीज पर्वत कहाँ है ये भी हमने जान लिया कि ये दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में स्थित है और इसी एंडीज पर्वत शिखर पर ही ये कोटोपैक्सी ज्वालामुखी अवस्थित है। माउंट एंटेना की बात करें तो माउंट एंटेना भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है। भूमध्य सागर का विशालतम द्वीप कौन है? सिसिली है। और इसी सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम माउंट एंटेना है। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में संसार का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो किलायू है। ये कहाँ पे स्थित है? ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। अगला सवाल कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में सांगपो या फिर सांपू के नाम से जाना जाता है। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र और बांग्लादेश से होकर बहती है। अगला सवाल है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो दोस्तों जो मांसाहारी होते हैं वो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। अगला सवाल है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। दोस्तों वायुमंडल पे कितने स्तर हैं, वायुमंडल की कितनी परतें हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों वायुमंडल में कुल 5 परतें हैं। कौन कौन सी है मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्रम भी याद रहे। ट्रिक है छोड़ सबको मैं आया बाहर। ये ट्रिक है, आप याद कर लीजिए। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। छोड़ सबको मैं आया बाहर, ये ट्रिक है। इस ट्रिक से आप लोग वायुमंडल की सभी परतों को क्रम वाइज याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे? ट्रिक फिर से दोहरा रहा हूँ। छोड़ सबको मैं आया बाहर। छोड़ से क्या हो जाएगा? छोड़ से हमारा क्षोभ मंडल हो जाएगा, सबको से हो जाएगा समताप मंडल और मैं से हो जाएगा मध्य मंडल और आया से आयन मंडल और बाहर से बहिर्मंडल। तो ये 5 परतें हैं वायुमंडल की। सबके बारे में और क्रम मैंने आपको बता दिया। तो पृथ्वी तल से जो सबसे नज़दीक है वो कौन सी परत है? तो वो हमारी क्षोभ मंडल है। अगला सवाल ये है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? क्या ये पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में, राजस्थान में या फिर असम में है? तो दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो ये राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान के अलवर ज़िले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इस उद्यान को वर्ष 1955 ईस्वी में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया, जबकि सन 1979 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। अगला सवाल ये है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों अगर मैं इकोलॉजी सिस्टम की बात करूं, इकोसिस्टम की, तो इसमें जो ऊर्जा का मेन जो सोर्स है, मुख्य स्रोत है, वो सूर्य का प्रकाश है। अगला सवाल है कि एक मार्क का संबंध है। दोस्तों किसी भी सामान की गुणवत्ता जांचने के लिए उस पर एक मार्क होता है, यानी कि हम कह सकते हैं शॉर्ट में कि एक मार्क का जो संबंध है वो गुणवत्ता से है। अगला सवाल कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पे होता है? क्या उत्तर प्रदेश में होता है,
मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक के द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है। अगला सवाल है कि वन्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों जो जंगली जानवर थे, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम उनके लिए पारित किया गया। कब किया गया था? 1972 में किया गया था और 2003 में इसका संशोधन करके वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत जो सज़ा थी उसको और कड़ी कर दिया गया था। अगला सवाल है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, आसवन, किण्वन या फिर स्टोरिलाइजेशन कहते हैं? तो दूध से जो दही बनने का प्रोसेस है उसको हम लोग किण्वन कहते हैं। अगला सवाल ये कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया कब? कब किया गया प्रोजेक्ट टाइगर शुरू? तो ये 1973 ईस्वी में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उससे संबंधित मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं ट्रिक के जरिए सभी प्रमुख भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को याद करा दूंगा। अगला सवाल है कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों अगर मैं एक वयस्क मानव की बात करें तो उसमें हड्डियों की जो कुल संख्या होती है वो 206 होती है। और अगर मैं किसी भी मानव के सबसे बड़ी हड्डी की बात करूं तो उस हड्डी को फीमर कहा जाता है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। और जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है, जो कि कान में होती है। अगला सवाल ये कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो दोस्तों अगर मैं ग्रीन पीस के बारे में बात करूं तो ये है क्या? ये एक वैश्विक पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड में स्थित है, यानी कि हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगर मैं इसके अलावा बात करूं मुख्यालय, तो हमने एम्स्टर्डम में है ये जान लिया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो 55 से अधिक देशों में 26 स्वतंत्र राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इस संगठन की स्थापना कब हुई? तो इस संगठन की यानी कि ग्रीन पीस की जो स्थापना हुई थी सन 1971 में हुई थी कनाडा में। अगला सवाल ये है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? दोस्तों एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे उससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट है। पहला है कि यह एक स्वच्छ ईंधन है, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है, ये बात सही है। दूसरा है यह उच्च ऊष्मीय मान का है, जी हाँ दोस्तों ये कथन भी एलपीजी के संदर्भ में सही है। तीसरा है कि यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, तो जब आप लोग घर पे एलपीजी जलती होगी तो आपने देखा होगा उससे नीली ज्वाला ही निकलती है, यानी कि ये वाला कथन भी सही है। जबकि अगर मैं चौथे ऑप्शन की बात करूं तो चौथे ऑप्शन में क्या है? मीथेन, ये कहा जा रहा है कि ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, तो जी नहीं दोस्तों एलपीजी से मीथेन उत्सर्जित नहीं होता है। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन 2 प्रमुख गैसें होती हैं। इसके अलावा इसमें मार्केप्टन नामक तत्व भी मिलाया जाता है, जिसकी गंध से गैस के रिसाव का पता चल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि यूपी टेट और अन्य सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उर्दू के अलावा सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। आपको जो कुछ भी पढ़ना है आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच।